हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम को एंड करने वाले हैं। सारी चीज़ें देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कैसे तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, और जो भी यार सारी की सारी चीज़ें बची हुई हैं सब की सब इस पर्टिकुलर वीडियो में खत्म हो जाएंगी। आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, अपने नोट्स है ना, हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलिए। जैसे जैसे मैं लिखते जाता हूँ आप लोग वीडियो पॉज करते जाइए और नोट्स बनाते जाओ। अगर साथ साथ नोट्स नहीं बनाने हैं तो जब यार पीडीएफ मिलती है आप लोगों को उसके बाद भी आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं ना, लेकिन जरूर बनाइएगा अपने हैंड रिटन नोट्स। ऑलराइट, चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले ये देखते हैं कि यार एप्लीकेशन क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, उसकी एप्लीकेशन क्या है ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मतलब यार आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख के कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना बड़ा है कितना छोटा है, आप प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बारे में बता सकते हैं। कैसे, है ना, देखो सपोज करो आपकी कोई सी भी जनरल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बहुत सी जनरल सी रिएक्शन ले लिए कि रिएक्टेंट बन रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, बिल्कुल यार इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। इक्विलिब्रियम का आपका फॉर्मूला क्या रहता है? जैसे के इक्विलिब्रियम का अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं तो क्या होता है? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, है ना, कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन का अपॉन कांस्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन के, ये रहता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला। अब सपोज करो के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 10⁻³ है। सपोज करो एक बड़ी वैल्यू है 1000। इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि यार अगर आपकी वैल्यू बड़ी है, 1000 है, 1000 से भी बड़ी है, तो क्या जो के फॉरवर्ड है इज ग्रेटर देन के बैकवर्ड, हाँ या ना? बिल्कुल, देखो ना रेशियो क्या आ रहा है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 10⁻³। के इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकता हूं? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड इज ग्रेटर देन 10⁻³। तो रेशियो क्या आ रहा है? रेशियो क्या आ रहा है? 1000/1 का मतलब 1000 गुना से भी ज्यादा बड़ा है के फॉरवर्ड एज कंपैरिजन टू के बैकवर्ड। तो मैं ये चीज लिख सकता हूं ना यार कि के फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन के बैकवर्ड। तो अगर के फॉरवर्ड ज्यादा है, अगर के फॉरवर्ड ज्यादा है तो रिएक्शन कहां जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। जो भी कांस्टेंट बड़ा होगा रिएक्शन वहीं जाना चाहिए। तो यहां पे हमको के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 10⁻³ ये पता चला। तो इससे क्या पता चल रहा है कि के फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन के बैकवर्ड। के फॉरवर्ड बहुत ही बड़ा है एज कंपेयर टू के बैकवर्ड, मतलब रिएक्शन कहां जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रही है तो आपके कौन ज्यादा बनेंगे? प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना, तो ज्यादा कौन बनेंगे? प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट्स विल डोमिनेट। जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो उसमें ज्यादा मात्रा किसकी प्रेजेंट होगी? ज्यादा अमाउंट किसका प्रेजेंट होगा? प्रोडक्ट्स का। क्यों? क्योंकि जो आपका के इक्विलिब्रियम है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, के फॉरवर्ड बहुत बड़ा है एज कंपैरिजन टू के बैकवर्ड। आई है बात समझ में? ठीक है ना। तो पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया कि यार के इक्विलिब्रियम की वैल्यू देख के कि यार कितनी बड़ी वैल्यू है उस हिसाब से मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं। अगर बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो आपके प्रोडक्ट डोमिनेट करेंगे, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए। ठीक है, उधर ही दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस क्या हो सकता है कि के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा हो, 10⁻³ से भी छोटा हो, मतलब 0.00001 ऐसे करके कुछ हो। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं? डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, हाँ या ना? वैल्यू क्या हो रही है? छोटी हो रही है यार। छोटी कब होएगी? जब ये जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा हो जाएगा, तो के बैकवर्ड बड़ा हो जाएगा। तो मैं ये क्या बोल सकता हूं? के फॉरवर्ड छोटा है और के बैकवर्ड बड़ा है। करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर केस में रिएक्शन कहां जाना चाहिए? अब देखो बैकवर्ड वाली चीज बड़ी है तो मतलब रिएक्शन कहां जाना चाहिए? बैकवर्ड में। और बैकवर्ड में जाएगी तो आपके कौन बनेंगे? ज्यादा रिएक्टेंट्स बनेंगे। तो कौन डोमिनेट करेंगे? रिएक्टेंट्स विल डोमिनेट। रिएक्टेंट्स विल डोमिनेट, ये विल है ना, विद नहीं है। ठीक है, रिएक्टेंट्स विल डोमिनेट। ठीक है, और ऊपर प्रोडक्ट्स विल डोमिनेट, हाँ या ना? ठीक है, सीधी सीधी बात है ना यार। अगर आपकी जो वैल्यू है बहुत छोटी आ रही है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो के भी बड़ा है, के भी बड़ा है तो रिएक्शन कहां जाना चाहिए? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड में जाना चाहिए तो कौन डोमिनेट करेंगे? रिएक्टेंट डोमिनेट करेंगे। करेक्ट। और सपोज करो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ठीक ठाक वैल्यू है यार, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है। मतलब सपोज करो 10⁻³
से 10⁻³ के बीच का है, सपोज करो ये, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू भी नहीं है, ये हम लोग मानते हुए चलते हैं। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि यार ना ही एज सच रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेफर कर रही है, ना ही बैकवर्ड में प्रेफर कर रही है, मतलब दोनों तरफ है। तो मतलब इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के दोनों अप्रिशिएबल अमाउंट में रहेंगे, दोनों के दोनों ठीक ठाक अमाउंट में रहेंगे। कौन कौन? दोनों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब इस केस में बहुत ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड भी नहीं जाना चाह रही और बहुत ज्यादा रिएक्शन बैकवर्ड भी नहीं आना चाह रही। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स बोथ आर प्रेजेंट इन अप्रिशिएबल, अप्रिशिएबल मतलब ठीक ठाक, है ना, अप्रिशिएबल अमाउंट, ठीक ठाक अमाउंट में यार दोनों ही प्रेजेंट है। कौन? रिएक्टेंट्स भी प्रेजेंट है और प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट है। अगर देखो यार आपका जो के इक्विलिब्रियम है बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई ना यार, तो आपका के फॉरवर्ड बड़ा हो जाएगा के बैकवर्ड से, मतलब रिएक्शन कहाँ जाना चाहिए? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में जाना चाहिए तो प्रोडक्ट डोमिनेट करेंगे। ऐसे ही अगर जो के इक्विलिब्रियम है बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो आपका के फॉरवर्ड छोटा हो जाएगा और के बैकवर्ड बड़ा हो जाएगा। के बैकवर्ड बड़ा हो जाएगा तो रिएक्शन पीछे आना चाहिए, पीछे आना चाहिए तो आपके रिएक्टेंट्स डोमिनेट करेंगे। और इसी केस में अगर यार आपके इक्विलिब्रियम की जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो बीच में है ऑलमोस्ट, है ना, यार बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है यार बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं है, तो दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे। कोई भी एक बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा, दोनों ही यार ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे। अरे बात समझ में? तो यार ये आपका पहला एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ऐसे ही एक और एप्लीकेशन है, एक दूसरा एप्लीकेशन क्या है? प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। है ना, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे हम इस पे कि यार आप देख के ये बता सकते हो कि यार रिएक्शन इस टाइम पे फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड जाना चाहिए। तो ये भी आप इक्विलिब्रियम को देख के बता सकते हो। कैसे? एक जनरल सी इक्वेशन ले लेते हैं, उसकी हेल्प से मैं आप लोगों को समझाता हूं। एक जनरल इक्वेशन ले ली मैंने, सपोज करो A + B रिएक्ट टू फॉर्म C + D। सपोज करो ये है, A और B आए, उन्होंने C और D बना दिया। ठीक है, अब नाउ सपोज करो टाइम t = 0 पे सपोज करते हैं इसके 10 मोल हैं। बहुत रैंडम सा एग्जांपल ले रहे हैं, दिल से नहीं लगाना है। बी के सपोज करो 15 मोल्स है, कुछ भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इनिशियली टाइम t = 0 पे मैंने प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लिया। मुझे यार देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रोडक्ट अगर कुछ भी नहीं बोल रखा है तो प्रोडक्ट आप लोग इनिशियली 0 लेके चला करो। ठीक है, अगर कुछ बोल रखा है कि यार इतने मोल्स प्रेजेंट है, इतने मोल्स प्रेजेंट है, तो वो लिख देंगे। अभी कुछ नहीं दे रखा तो हम लोग, मैंने डैश डैश लगा दिया, मतलब कुछ भी आपके प्रोडक्ट नहीं है अभी। करेक्ट? चलो, अब क्या होगा? कुछ समय के बाद तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, बिल्कुल होगा। तो जब कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, सपोज करो ए के आपके 5 मोल बच गए, ठीक है, बी के आपके 7 मोल बच गए और सी के आपके 8 मोल बन गए और इसके आपके 3 मोल बन गए। कुछ भी, अगेन रैंडम डेटा ले रहे हैं हम। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म हो गए और रिएक्टेंट आपके कुछ कम हो गए। अगर मैं के इक्विलिब्रियम लिखना चाहूं, के इक्विलिब्रियम अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं के इक्विलिब्रियम क्या लिखूंगा? के इक्विलिब्रियम मैं क्या लिखूंगा? देखो, सबके मैंने ये इक्वेशन बैलेंस मान रखी है। ठीक है, इक्वेशन को यार बैलेंस करना पड़ता है, इस चैप्टर में भी इक्वेशन मैंने बैलेंस मान रखी है। तो के इक्विलिब्रियम अगर मैं लिखना चाहूं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, और सबके स्टोइचियोमेट्री मैंने क्या ले रखे हैं? 1। तो देखो, सी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू डी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन, है ना? ठीक है, अब यार ये बताइए मुझे कि यार ये जो मैं कॉन्सेंट्रेशन लेता हूं, जैसे सी, डी, ए और बी, ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है? क्या ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है? क्या ये इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन है? या फिर कोई और सी कॉन्सेंट्रेशन आप लेते हो? तो यहां पे आप क्या निकाल रहे हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हो। तो ये जो आप कॉन्सेंट्रेशंस लेते हो, ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशंस हैं? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस है। कौन सी हैं? कौन सी कॉन्सेंट्रेशंस है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस है। मतलब आप क्या डालोगे? जैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो उसको आप क्या डालोगे? देखिए, डालोगे 8 × 3 अपॉन 5 × 7, है ना? मतलब मैंने मोल्स ले लिए हैं, उसको डिवाइड बाय वॉल्यूम करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी दे सकते हो। मैंने एक रैंडम डेटा समझ रहे हैं हम लोग, है ना? तो ये जो मैंने 8, 3, 5, 7 ये लिया है, ये क्या लिया है? ये आपके जो इक्विलिब्रियम पे मोल्स हैं वो लिए हैं मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो जो भी मैं कॉन्सेंट्रेशन लूंगा, जो भी मैं मोल्स लूंगा, जो भी मैं पार्शियल प्रेशर लूंगा, वो किसका लूंगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लूंगा। बोलो हाँ या ना? सही बात है। ठीक है, अब सपोज करो अगेन एक रैंडम डेटा ले रहे हैं यार, ये जो इक्विलिब्रियम है आपका सपोज करो 1 घंटे में आया, हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
है ना, एक रैंडम डेटा ले रहे हैं, सपोज करो ये 1 घंटे में आपका कोई इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, ठीक है भैया। ये t इक्वल्स टू 0 पे आपने स्टार्ट किया था और 1 घंटे बाद यार इक्विलिब्रियम आपका अचीव हुआ, तो क्या जो बीच में 0 से लेके 59 मिनट्स तक कुछ ना कुछ a b c और d की कॉन्सेंट्रेशन रही होंगी? बिल्कुल रही होंगी। ए और बी धड़ाधड़ धड़ाधड़ रिएक्ट करते जा रहे हैं और सी और डी धड़ाधड़ धड़ाधड़ फॉर्म होते जा रहे हैं। तो सपोज करो एट एनी टाइम टी की बात कर रहा हूं, कोई सा भी टाइम हो सकता है, बीच वाला, इनिशियल और इक्विलिब्रियम के बीच वाला टाइम, मतलब इस केस में मैं बात करूं 0 पे आपने स्टार्ट करा है, 1 घंटे में इक्विलिब्रियम आ गया है, तो 0 से लेके मतलब 0.1 सेकेंड से लेके आपका 59.9 सेकेंड्स तक आपका कुछ भी टाइम हो सकता है, इक्विलिब्रियम से जस्ट पहले से और स्टार्टिंग से जस्ट बात के कोई सा भी मैं टाइम ले रहा हूं, टाइम टी इक्वल्स टू टी ले रहा हूं, ठीक है। सपोज करो इसके आपके 9 मोल बचे हैं, ठीक है, एक रैंडम डेटा है अगेन। सपोज करो इसके 11 मोल बचे हैं, ठीक है। सपोज करो इसके आपके 6 मोल बन गए हैं और इसके आपके 1.5 मोल बन गए, ठीक है। अब अगेन मैं यार यही रेशियो निकालना चाहता हूं, जैसे मैंने आपका इक्विलिब्रियम के लिए रेशियो निकाला था ना, C इंटू डी अपॉन A इंटू बी, ऐसे ही मैं रेशियो निकालना चाहता हूं, बट एट एनी टाइम T निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि जो K इक्विलिब्रियम मैंने निकाला है उसमें मैंने कॉन्सेंट्रेशन कौन सी ली है? इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन ली है, इक्विलिब्रियम वाले मोल्स लिए हैं। तो यहां पे अगर मैं एट एनी टाइम T निकालना चाहता हूं तो उस चीज को मैं क्या बोलता हूं? QC बोलता हूं। ध्यान से सुनना, एक नया टर्म आ रहा है QC, इसका नाम क्या है? रिएक्शन क्वेशेंट। सबसे पहली बात ये कि यार निकालते कैसे हैं? ये निकालते हैं सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह, मतलब ऊपर लिखोगे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, नीचे लिखोगे रिएक्टेंट की, और अगर स्टोशियोमेट्री कहीं होती तो उसकी पावर पे आप चढ़ा देते वो। तो यहाँ पे तो स्टोशियोमेट्री 1 लेके चल रहे हैं, तो कैसे निकालोगे? C इंटू डी अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी। लेकिन सवाल ये है कि ये जो आपने कॉन्सेंट्रेशंस ली हैं C की, D की, A की, B की, ये कब लोगे? ये आप एट एनी टाइम T की बात कर रहे हो। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे थे तो जो आपने कॉन्सेंट्रेशन, जो आपने मोल्स लिए थे वो इक्विलिब्रियम वाले लिए थे, लेकिन जब आप QC निकालोगे सेम तरीके से जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है, लेकिन उसमें आप कॉन्सेंट्रेशंस या मोल्स कौन से लोगे? जो बीच के समय वाली है। मतलब आप यहां पे क्या लिखोगे 6 इंटू 1.5 अपॉन 9 इंटू 11। यस, ये देखो ये वैल्यूज ली है मैंने। अरे डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? K इक्विलिब्रियम और QC, इसमें डिफरेंस क्या है? QC क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन। इसमें डिफरेंस क्या है? देखो निकालने का तरीका दोनों का सेम है। अगर मान लो कोई से भी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता, सपोज करो यहाँ पे 2 होता, तो आप यहाँ पे क्या करते? C का स्क्वायर करते, इधर भी आप C का स्क्वायर कर देते, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए 2 नहीं लेके चल रहे हैं, तो इसे हम लोग हटा दो। लेकिन निकालने का तरीका क्या है? दोनों का सेम है। निकालने का तरीका दोनों का ही सेम है। आ रही है बात समझ में? दोनों को सेम तरीके से निकालेंगे, लेकिन बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम निकाल रहे हैं तो आप लोग इक्विलिब्रियम वाली वैल्यूज लिखोगे। एट एनी टाइम T निकाल रहे हो तो आप एनी टाइम T वाली वैल्यूज लिखोगे। बस इतना सा आपका डिफरेंस है, बाकी सारी चीज सही है, बाकी सारी चीज सेम है। अब यहां से हमें पता कैसे चलेगा? आप इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो एक डायरेक्शन रिएक्शन की, मतलब डायरेक्शन है, मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाह रही है या बैकवर्ड जाना चाह रही है। कैसे सोचो, आ जाओ यहां पे देखो आपका एक नोट डाल दो कि यार जो QC है ना, जो ये आपका रिएक्शन क्वेश्चन है, इसके जीवन का मकसद पता है क्या है? इसके जीवन का मकसद क्या है कि हम लोग KC या फिर K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाए। देखो अब 3 केसेस में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। सपोज करो आपका ये है वैल्यू, देखिएगा इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये वैल्यू है आपकी QC की, ये सपोज करो वैल्यू है आपकी K इक्विलिब्रियम की। मतलब देखो K इक्विलिब्रियम बड़ा है और QC छोटा है। ये पहला केस क्या है आपका? KC इज लेस देन K इक्विलिब्रियम। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को यह बताया कि KC के जीवन का मकसद क्या है? KC के जीवन का मकसद क्या है कि जैसे तैसे K इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाए, है ना, यही चाहता है ये, ठीक है। तो ये दौड़ लगा रहा है जीवन में, भैया परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है तगड़े तरीके से कि भैया K इक्विलिब्रियम के बराबर होंगे, K इक्विलिब्रियम के बराबर होंगे, भागे जा रहा है। तो देखो अभी तो पीछे है K इक्विलिब्रियम से, इस वाले केस में ये पीछे है। तो क्या अब QC को भी मैं ये लिख सकता हूं K फॉरवर्ड या फिर
के की जगह आप बेटर लिखो क्यू फॉरवर्ड। देखो सुनो सुनो सुनो, के इक्विलिब्रियम को मैं क्या लिख सकता हूं, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही क्यू सी को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू फॉरवर्ड अपॉन क्यू बैकवर्ड लिख सकता हूं। मतलब इक्विलिब्रियम वाले की बात नहीं कर रहे, बीच वाले समय की बात कर रहे हैं, बीच वाले समय की बात कर रहे हैं। अब देखो क्यू सी छोटा है और के इक्विलिब्रियम बड़ा है, तो क्यूसी क्या बोल रहा है यार, जीवन का इकलौता एक ही लक्ष्य है कि यार जैसे जैसे हम लोग के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाए, तो क्या इसको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है, के इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है तो इसको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी है। अब आप लोग ही ये बताइए कि अगर ये वैल्यू मुझे इंक्रीज करनी है तो मुझे क्या चीज इंक्रीज करनी पड़ेगी, न्यूमरेटर इंक्रीज करना पड़ेगा, ये वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, तभी ओवरऑल फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहे हो, क्यू फॉरवर्ड इंक्रीज कर रहे हो, तो रिएक्शन कहां जाना चाह रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाह रही है। बोलो आई है समझ में या नहीं बात। क्यूसी के जीवन का मकसद क्या है, के इक्विलिब्रियम जैसा होना। अभी बोल रहा है कि यार हम छोटे हैं, हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, वैल्यू बढ़ानी है तो न्यूमरेटर को बढ़ा दो, न्यूमरेटर को बढ़ा दो तो रिएक्शन कहां ले जाओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सही है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भैया ये जो आपका जो क्यूसी है, ये भैया जीवन में परिश्रम कर रहा था और भाग रहा था तगड़े तरीके से, है ना, भागे जा रहा था भागे जा रहा था। अब भैया ये इतना भाग गया ये कि ये के इक्विलिब्रियम से भी बड़ा हो गया, ये आपका के इक्विलिब्रियम है और ये आपका क्यूसी है। मतलब इस केस में क्यूसी बड़ा हो गया है के इक्विलिब्रियम से, इतना जीवन में परिश्रम कर लिया है कि यार ये क्यूसी बड़ा हो गया है के इक्विलिब्रियम से। अब ये बोल रहा है यार अभी भी मजा नहीं आ रहा है जीवन में, यार अभी भी मजा नहीं आ रहा है, तो अभी भी ये चाह रहा है कि यार हम वैल्यू कम करके के इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए। इसके जीवन का क्या मकसद है कि जैसे तैसे करके के इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाते हैं हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो अब क्या बोल रहा है यार, आगे बढ़ गया यार के इक्विलिब्रियम से, ये तो यार गलत बात हो गई यार, नुकसान हो गया ये तो एक तरीके से, राइट। तो बोल रहा है कि नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, वैल्यू कम करो, हमारी वैल्यू कम करो। तो अब आपको इस फ्रैक्शन को कम करना है, तो कम करना है तो किसकी वैल्यू बढ़ाओगे, क्यू बी की बढ़ाओगे, बैकवर्ड वाले की बढ़ाओगे, और बैकवर्ड वाले की बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ जाएगी, कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। आई है बात समझ में, क्या ये चीज क्लियर हुई है। और थर्ड केस तो बहुत ही आसान है कि भैया जो आपका क्यूसी था उसके जीवन का मकसद प्राप्त हो चुका है और वो केसी के बराबर हो गया है। ये रहा आपका क्यूसी और ये रहा आपका के इक्विलिब्रियम। इस केस में क्यूसी और के इक्विलिब्रियम बराबर हो गए, तो इस केस में क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, रिएक्शन कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड, एकदम बिंदास आपके रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएगा। मतलब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 केसेस हैं ये हमें ध्यान रखने हैं। इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाह रही है या बैकवर्ड जाना चाह रही है या फिर इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुकी है, जैसे देखो इसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं एक, है ना, करो ये वाला क्वेश्चन, करिए ये वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, a प्लस बी इज गिविंग यू सी प्लस डी, केसी फॉर द रिएक्शन इज 10। ठीक है, 1 2 3 4 मोल पर लीटर ABCD कॉन्सेंट्रेशन है, द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी। चलो पहले तो रिएक्शन लिखो, क्या है रिएक्शन, A प्लस बी रिएक्ट टू फॉर्म C प्लस डी, करेक्ट। ठीक है, इसमें आपको KC की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, अब आपको मोल पर लीटर ABCD का दे रखा है, इसका 1 दे रखा है, इसका 2 दे रखा है, इसका 3 दे रखा है, इसका 4 दे रखा है। ठीक है, ये एट एनी टाइम T की बात कर रहा है, ये एट एनी टाइम T पे आपको ये कॉन्सेंट्रेशंस दे रखी हैं। मोल पर लीटर यूनिट है, 1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, 3 और 4। ठीक है, इसका जरा QC निकालो, कैसे निकालोगे, सेम के इक्विलिब्रियम की तरह, कैसे, C की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट्स सबकी पावर 1 है, देखो इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है ना, बैलेंस बांधते हुए चलेंगे हम लोग इसे, A और B। तो ये क्या आएगा, देखो 3 × 4 अपॉन 1 × 2 काटापीटी करो तो ये क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस अच्छा केसी हमको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो क्या ये केस आया है केसी इज लेस देन क्यूसी। तो केसी क्या बोल रहा है कि भैया पीछे रहेगा यार,
पीछे रह गए यार, हैं हमको तो केसी के बराबर पहुंचना है, हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर पहुंचना है, तो और भागेंगे, कहाँ भागेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेंगे। देखो ना यार, ये पहला केस आ गया है, पहला केस आ गया है ये, करेक्ट। तो पहला केस आ गया है, तो रिएक्शन कहाँ जाना चाह रही है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाना चाह रही है तो मतलब बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाना चाह रही है। फॉरवर्ड जाना चाह रही है तो बेसिकली कहाँ, लेफ्ट टू राइट जाना चाह रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। आई है बात समझ में, क्लियर हुई हैं चीजें, ठीक है। चलो, ये दो एप्लीकेशन हमको समझ में आ गई। अब यार आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, उसमें एक टर्म होता है डेल्टा जी। क्या होता है डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। अब एक रिलेशन होता है गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, वो हमें पढ़ना है और उस पे हमें देखना है कि यार कौन कौन से आपके मेन पॉइंट्स बन सकते हैं। देखिए, ठीक है, क्या है, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो ये है ना, थोड़ा बहुत तो भूल गए होंगे कि भैया गिब्स फ्री एनर्जी ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये का बली बला की चीज है जरा समझाइए वापस से, है ना। तो डेल्टा जी आपका क्या होता है, इट इज द अल्टीमेट फैक्टर विच टेल्स अस अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ये हमें किसके बारे में बताता है, एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है या नहीं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या, अपने आप। डेल्टा जी पहले बताता क्या है हमें, इट टेल्स अस अबाउट spontaneity, it tells us about spontaneity of reaction। spontaneity क्या होती है, ये क्या बताता है हमें डेल्टा जी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। और स्पॉन्टेनिटी होती क्या है, स्पॉन्टेनिटी होती है कि रिएक्शन अपने आप हो सकती है। क्या, अगर रिएक्शन अपने आप हो सकती है ना, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। और हमें बताता कौन है, ये डेल्टा जी बताती है। अगर मान लीजिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, कि यस वो रिएक्शन अपने आप हो सकती है। ऐसे ही अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, कि यार वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती है। और अगर डेल्टा जी 0 आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि भैया इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। क्या आ चुकी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। करेक्ट, सही है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी बिल्कुल बात करी है, थर्मोडायनेमिक्स में भी ये बात करी है, ठीक है, ठीक है। अब क्या रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ये बता दो यार। तो गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन जो रहता है वो ये रहता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, है ना। मैं समझाता हूं एक एक टर्म, मैं समझाता हूं एक एक टर्म। देखिए, पहली बात तो ये समझो कि डेल्टा जी क्या है ना। डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी है आपका गिब्स, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। देखो, चेंज इन, एक सेकेंड, देखिए, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मतलब यार ये जो डेल्टा जी है ये बता रहा है कि यार गिब्स फ्री एनर्जी कितनी चेंज हो रही है किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर की बात कर रहा है। कहीं पे भी यार नॉट लग जाता है, चाहे वो यार एंथैल्पी पे लगे, है ना, चाहे वो एंट्रोपी पे लगे, गिब्स फ्री एनर्जी पे लगे, है ना, किसी पे भी लगे, उसका क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड स्टेट में चेंज कितनी हो रही है गिब्स फ्री एनर्जी। इसको मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट में कितनी चेंज हो रही है गिब्स फ्री एनर्जी, वो ये बताता है। स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है, प्रेशर रख लो आप लोग एक बार का और टेम्परेचर रख लो आप 273 केल्विन रख लीजिए, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस रख लीजिए। तो इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे जो भी चेंज हो रही है गिब्स फ्री एनर्जी को, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेल्टा जी नॉट से। डिफरेंस समझ पा रहे हो ना यार, डेल्टा जी है कोई से भी टेम्परेचर पे और कोई से भी प्रेशर पे, डेल्टा जी नॉट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है। आर क्या है, आर तो भैया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होगी कि यार अगर आपको जूल में यूज करनी है तो 8.314 डालो जूल में,
ठीक है, अगर कैलोरी में यूज करनी है तो 2 डालो। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में रखना है। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि भैया ये कभी भी परेशान नहीं करेगा। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रख लो। और क्यू क्या है? क्यू अभी अभी हम जो सीख के आए हैं, इट इज रिएक्शन क्वेश्चन। क्यू क्या है? रिएक्शन क्वेश्चन है। ठीक है ना, मतलब एट एनी टाइम टी जो आप वो रेशियो निकालते हो इक्विलिब्रियम जैसा, लेकिन एट एनी टाइम टी उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये रिलेशन है आप लोगों का किसमें? गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है ही नहीं, यहाँ पे तो रिएक्शन क्वेश्चन आया है ना। तो देखो आपको बताते हैं। देखो सपोज करो आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम आपका सपोज करो इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो क्या मैं इधर डेल्टा जी को 0 बोल सकता हूं? हाँ या ना? इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या रहता है? 0 रहता है। तो यहां पे आप बोल दो इक्विलिब्रियम पे यार डेल्टा जी तो 0 हो चुका है। ठीक है, और आप लोगों को अभी भी क्या समझाया कि इक्विलिब्रियम पे आपका रिएक्शन क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या हो जाता है? सेम। देखो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो रिएक्शन क्वेश्चन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। क्यू सी इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम। करेक्ट। यहां पे देखो जब आपका इक्विलिब्रियम आया तो डेल्टा जी 0 हो चुका है और जो क्यू है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो चुका है। हाँ या ना? अब जरा उस इक्वेशन में डालो। क्या इक्वेशन थी? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। हाँ या ना? ठीक है, तो डेल्टा जी तो क्या हो गया? डेल्टा जी तो क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। एक बात ध्यान से सुन लेना कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता है। ठीक है, चाहो तो लिख लो यहां पे कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0 बट भी लगाओ डेल्टा जी नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा जी नॉट 0 नहीं है, डेल्टा जी 0 है। तो डेल्टा जी को 0 रख दिया और क्यू की जगह मैं क्या डाल दूंगा? के इक्विलिब्रियम। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 0 इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहां से जो आपका डेल्टा जी नॉट है उसका वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। हाँ या ना? बताइए, ये चीज समझ में आई है? लेकिन ये कब वैलिड है? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको प्रोसीड करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं जैसे एल एन के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी कर दो। ठीक है, और यहां से जो के इक्विलिब्रियम है वो किसके बराबर आ जाएगा? ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। एल एन हटाना चाहो तो ये बन जाएगा आपका दूसरा एक्सप्रेशन। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, हटाओगे ना तो यहाँ पे एल एन में क्या होता है? ई की पावर होता है, तो ई की पावर में चले जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। है ना? ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं यहां से क्या क्या चीजें प्रिडिक्ट कर सकता हूं। मेनली आप इस डब्बे को देखो, जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। मेनली आप इस डब्बे को देखो। हमें ये पता है कि यार अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी को आपको नेगेटिव होना पड़ेगा। तो यहां पे अगर सपोज करो आपकी रिएक्शन डेल्टा जी नॉट है जो वो 0 है, जो भी रिएक्शन है उसका डेल्टा जी नॉट मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड स्टेट वो 0 है। तो अगर यार देखो यहाँ पे ना, देखो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम है। अगर ये चीज नेगेटिव है, एक माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, तो क्या ये आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम को पॉजिटिव होना पड़ेगा? हाँ ना यार, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर है, तो आर टी और एल एन के इक्विलिब्रियम को पॉजिटिव होना पड़ेगा। आर और टी बोल रहे हैं हम तो हमेशा पॉजिटिव है, तो एल एन के इक्विलिब्रियम को यहां पे क्या होना पड़ेगा? एल एन के इक्विलिब्रियम को यहां पे पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो जो के इक्विलिब्रियम है उसको 1 से बड़ा होना पड़ेगा, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम हैज टू बी ग्रेटर देन 1। ये मैथमेटिक्स है यार, है ना? लॉग के अंदर की जो ये वैल्यू है इसको 1 से बड़ा होना पड़ेगा अगर इसको पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। तो अगर ये 1 से बड़ा है तो क्या के इक्विलिब्रियम को, सुनना यहां पे, के इक्विलिब्रियम को मैं ये लिख सकता हूं के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड।
बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर के इक्विलिब्रियम आपका 1 से बड़ा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं के फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन के बैकवर्ड? बिल्कुल बोल सकता हूं। अगर के इक्विलिब्रियम 1 से बड़ा है तो मैं ये बोल सकता हूं ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर बड़ा है तो के फॉरवर्ड बड़ा है। के फॉरवर्ड बड़ा है तो रिएक्शन कहां जाना चाह रही है? फॉरवर्ड जाना चाह रही है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप जाना चाह रही है। हाँ या ना? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा केस क्या हो सकता है? सपोज करो डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो आ गया। डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब देखो यहां पे, मतलब पॉजिटिव आ गया है ना? अब देखो यहां पे, इसे समझो, वापस इधर ही समझो। देखो तो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली पॉजिटिव आ गई है। एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो क्या इस टर्म को अब नेगेटिव होना पड़ेगा? हाँ, नेगेटिव नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव करेंगे। आर और टी बोल रहे हैं हम तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। हम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो सारा जो जम्मा है वो एलन के इक्विलिब्रियम पे आ गया कि इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। इसको नेगेटिव होने के लिए के इक्विलिब्रियम को 1 से छोटा होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1। यस। अब आप लोग खुद सोचो कि के इक्विलिब्रियम अगर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो के फॉरवर्ड छोटा होगा और के बैकवर्ड बड़ा होगा। के इक्विलिब्रियम है ना, जो रेशियो है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ये 1 से छोटा आ रहा है। 1 से छोटा आ रहा है तो के बैकवर्ड बड़ा होगा, है ना? डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, के बैकवर्ड बड़ा है, तो रिएक्शन कहां जाना चाह रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में ना। जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उधर जाना चाहती है रिएक्शन। तो के बैकवर्ड अगर बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाह रही है। बैकवर्ड जाना चाह रही है, देखो मेरे वर्ड्स पकड़ो, बैकवर्ड जाना चाह रही है, अपने आप जाना चाह रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इट इज स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन? क्यों? क्योंकि जो के इक्विलिब्रियम है वो 1 से छोटा है, मतलब के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड 1 से छोटा है। इसका मतलब के बैकवर्ड बड़ा है, और के बैकवर्ड अगर बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाह रही है, मतलब इट इज स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आई है बात समझ में? क्लियर हुआ है? तो ये रिलेशन था के इक्विलिब्रियम और गिब्स फ्री एनर्जी में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब और क्या बचा है? अब जैसे आपका न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले, तो उससे पहले हम लोगों को एक चीज समझनी है जिसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले ये समझो, फिर इसका एप्लीकेशन आप लोगों को सिखाऊंगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अभी आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, और फिर उसमें मैं आपको से 3-4 क्वेश्चन भी लेके आया हूं, वो 3-4 क्वेश्चन भी करवाऊंगा आप लोगों को। चलो देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि पहले बात ये समझो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन क्या है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन लिख रखी है, ये प्रॉपर डेफिनेशन लिख रखी है। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल, कि भैया एक मोल में से कितने मोल्स टूट जाते हैं, कितने मोल्स डिसोसिएट कर जाते हैं, या फिर कितने मोल्स रिएक्ट कर जाते हैं, वो सब क्या है? आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, कैसे भैया जरा समझाना। सपोज करो आपका कोई सा भी ए आपका कोई सा भी रिएक्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? आपका कोई सा भी रिएक्टेंट है। ठीक है, ठीक है भैया। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे सपोज करो उसका आप 1 मोल लेके आए। कुछ समय के बाद क्या अचीव होगा? इक्विलिब्रियम अचीव होगा। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होता है। इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट कुछ ना कुछ बच जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है ना यार, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन पे नहीं जाती है, कभी भी पूरी कंप्लीट नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ वो बच ही जाता है। करेक्ट? तो 1 मोल से आपने रिएक्टेंट लिया और कुछ ना कुछ बच गया। सपोज करो आज का 0.4 मोल, सपोज करो 0.4 मोल लेफ्ट है, बच चुका है। तो अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि रिएक्ट कितना करा है, ए का कितना मोल रिएक्ट करा है, तो देखो इनिशियली कितने लेके आए थे? 1। बच कितना गया है? 0.4। तो रिएक्ट कितना कर गया? ऑब्वियसली 0.6 मोल रिएक्ट कर गया है। ये ही क्या है? इसकी अल्फा या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यही क्या है? अल्फा
या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्यों? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या थी कि कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं या फिर डिसोसिएट हो रहे हैं एक मोल में से। तो एक मोल था ए का, उसमें से 0.6 मोल से रिएक्ट कर गए। तो यही तो है आपका अल्फा, यही तो है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर परसेंटेज के टर्म्स में बोलूं इसको मैं, तो परसेंटेज के टर्म्स में कैसे निकालूंगा मैं? देखो, परसेंटेज मैं निकालूंगा तो कितने रिएक्ट कर गए? 0.6। कितने में से? एक में से। परसेंटेज के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो परसेंटेज कितना है? 60%। परसेंटेज कितना है? 60%। करेक्ट। तो जो अल्फा होता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी वैल्यू इसके बीच में लाया करती है, 0 और 1 के बीच में लाया करती है। मतलब देखो ना यार, जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब वो परसेंटेज में भी हो सकता है ना। जैसे आपका मान लो 20% डिसोसिएटेड है, 50% डिसोसिएटेड है, तो सपोज करो अगर लिखा हुआ है कहीं पे 20% डिसोसिएटेड, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 0.2। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है 60% डिसोसिएटेड, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 0.6। तो इस तरीके से है, इस तरीके से है। ठीक है। अच्छा, और कैसे हम लोग तरीके से समझ सकते हैं? सपोज करो, ये तो पहला केस था, ये मैंने आपको पहला एग्जाम्पल पढ़ाया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखिए, है ना। यहाँ पे तो हम लोगों ने इनिशियली 1 मोल लिया था। जरूरी है कि यार 1 मोल हो? नहीं, कोई और डिफरेंट मोल भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सपोज करो आपका अगेन ए क्या है? कोई सा भी रिएक्टेंट है। टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे सपोज करो आपने इसका 8 मोल ले रखे, एक रैंडम डेटा। ठीक है, कुछ समय बाद क्या अचीव होगा? इक्विलिब्रियम अचीव होगा। कुछ मोल्स ए के बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे। कितने बच गए? सपोज करो 2 मोल्स लेफ्ट हो गए, 2 मोल क्या करे? बच गए। ठीक है, तो देयरफॉर मोल्स रिएक्ट कितने करें भैया? 8 लेके आए थे, हाँ भैया। कितने बच गए? 2 बच गए, तो रिएक्ट कितने करे? ऑब्वियसली 6 मोल्स रिएक्ट करे, ऑब्वियसली 6 मोल आपके रिएक्ट करे। तो क्या अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये जो 6 आया है, क्या ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या? नहीं, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा कहां से निकालते हो आप? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा आप 1 मोल से निकालते हो। यहां पे जो आपने 6 मोल निकाले हैं, ये कितने मोल्स में से निकाले हैं? 8 मोल में से। इनिशियली कितना था? 8 मोल था ना, तो आपको 1 मोल से निकालना है। इसका मतलब अगर 8 मोल आप लेके आए तो आपके 6 मोल रिएक्ट करें, हाँ या ना? ऐसे ही अगर आप यार 1 मोल लेके आओगे तो कितने रिएक्ट करते? 6/8 मोल आपके रिएक्ट करते। तो कितने रिएक्ट कर गए थे? देखो, काटापीटी करो, काटापीटी करो, तो ये क्या हो गया? 3/4 मोल रिएक्ट करते। तो 3/4 को सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है आपका? 0.75। तो यही क्या है? आपका अल्फा है, यही आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। बेसिकली 75% हो गया। हमेशा आपको 1 मोल में से निकालना है कि यार 1 मोल में से आपके कितने रिएक्ट कर रहे हैं, फिर कितने डिसोसिएट हो रहे हैं, वो रहेगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आइए बात समझ में। पहले वाले केस में तो मैंने इनिशियल आपका 1 मोल ही ले रखा था, तो सीधा सीधा वो अल्फा ही निकल के आया था। लेकिन इस वाले केस में आपका 8 मोल है, तो हम लोग उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो एक तरीके से फॉर्मूला क्या आ रहा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का? अल्फा का। अल्फा का फॉर्मूला आ रहा है, अल्फा का फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूं, x/a, ये लिख सकता हूं। देखो मैं समझाता हूं x और a क्या है, और परसेंटेज अल्फा क्या लिख सकता हूं? इसी को ही 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, x क्या है? जो मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, मोल्स रिएक्टेड। जैसे पिछले वाले केस में देखो कितने कर रहे थे? देखो 6 मोल्स रिएक्ट कर रहे थे, तो 6 ले लिया न्यूमरेटर में, और 8 क्या है? इनिशियल मोल्स। तो ए क्या है आपका? ए क्या है? इनिशियल मोल्स। तो x/a क्या है आपका? अल्फा। रिएक्टेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल, रिएक्टेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। आइए बात समझ में। ठीक है, अब देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन को हमको करना कैसे है ना, आपको एक एग्जांपल सिखाऊंगा कि कैसे करने हैं उन क्वेश्चन को। पहले आप समझिए, थोड़ा फील लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। सुनो, सपोज करो आपका एक मैं कोई रिएक्शन ले लेता हूं, ये वाली ले लेता हूं, चलो H2 + I2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 2HI, है ना। आप चाहो तो यार दूसरी भी ले सकते हो, मैं इससे समझा देता हूं आपको। आप चाहो तो कोई और भी ले सकते हो, देखो, है ना। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और हम देखेंगे। टाइम t = 0 पे सपोज करो इसका आपको A मोल दे रखा है,
सपोज करो इसका आपको B मोल दे रखा है, ठीक है, इसका कुछ भी नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि प्रोडक्ट के भी इनिशियली इतने मोल्स प्रेजेंट हैं तो डाल देंगे, नहीं तो डैश लिख देंगे। डैश का मतलब नहीं है भैया प्रेजेंट नहीं है कुछ भी, रिएक्टेंट नहीं, ओ सॉरी प्रोडक्ट नहीं है उस टाइम पे प्रेजेंट। कुछ समय बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। कुछ समय बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग यार इनिशियली ए मोल लेके आए थे H2 का, रिएक्टेंट्स क्या रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे? हाँ, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या रिएक्टेंट समय के साथ कम होते जाते हैं? बिल्कुल, जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं और वो समय के साथ कम होते जाते हैं, धीरे 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 उनकी वैल्यू कम होते जाती है। तो सपोज करो x मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट कर गए, कितने मोल्स? x मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट कर गए, तो बचेंगे कितने? क्या आपके a माइनस x मोल्स लेफ्ट हो जाएंगे? हाँ या ना? बिल्कुल। ये x क्या है? अब जो मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूं उसकी काफी इंपॉर्टेंस है ना, इसलिए अब सुनते जाओ ध्यान से, है ना। कॉपी पेन सब छोड़ दो, नोट्स वोट्स बाद में बना लेना, वीडियो पॉज करके PDF मिले वहां से देख लेना, लेकिन अभी यहां देखो मैंने क्या बोला, a मोल्स इनिशियली लेके आए और x मोल्स रिएक्ट कर गए, तो बचेंगे कितने? a माइनस एक्स। तो ये x क्या है? मोल्स रिएक्टेड। जो मोल्स रिएक्ट करे हैं वो क्या है? x। ठीक है भैया, आया समझ में? ये a माइनस एक्स क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, a इनिशियल मोल्स थे, उसमें से x रिएक्ट कर गए, तो ये a माइनस एक्स क्या है? मोल्स जो कि बचे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है भैया, ये भी चीज समझ में आ गई। चलो अब ये बात बताओ कि यार अगर एक मोल, देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, अगेन इस रिएक्शन को आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, और ये रिएक्शन देखो मैंने बैलेंस कर रखी है। अगर एक मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है तो I2 के कितने मोल्स जाते हैं? 1 मोल्स। तो अगर हाइड्रोजन के x मोल्स रिएक्ट करें, देखो x करें ना, तो I2 के भी कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? x मोल्स ही रिएक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री का क्या रेशियो है? 1:1 का है। तो अगर हाइड्रोजन के x मोल्स रिएक्ट करें तो I2 के भी x ही करेंगे। तो B आप इनिशियल मोल्स लेके आए थे I2 के, रिएक्ट कितने कर गए? x, तो बच कितना गया? B माइनस एक्स मोल्स लेफ्ट। आया ना? हाँ या ना? इसमें से ये x क्या है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दिस इज मोल्स जो रिएक्ट हो रहे हैं, मोल्स रिएक्टेड, ठीक है। और इनिशियली आप B लेके आए थे, आपके x मोल्स रिएक्ट कर गए हैं, तो ऑब्वियसली B माइनस एक्स मोल्स क्या हो जाएंगे? आपके लेफ्ट हो जाएंगे। सॉरी, B माइनस, हाँ सही, B माइनस एक्स मोल्स आपके क्या हो जाएंगे? लेफ्ट हो जाएंगे, करेक्ट। ठीक है, अब देखो वापस स्टोइचियोमेट्री देखो। अगर एक मोल H2 का रिएक्ट करता है, एक मोल I2 का रिएक्ट करता है, तो आपके 2 मोल्स HI के बनते हैं। तो अगर हाइड्रोजन के x मोल्स रिएक्ट करे हैं, I2 के भी x मोल्स रिएक्ट करे हैं, तो आपके HI के कितने मोल्स बनेंगे? 2x मोल्स HI के बनेंगे, दुगने बनेंगे ना यार। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, कोई सी भी जो रिएक्शन होती है उसको आप एक कंटेनर में करवाते हो, है ना, कोई ना कोई आप एक कंटेनर लेते हो, वहां पे आप ये रिएक्शन करवा रहे होगे। तो जैसे सपोज करो ये कंटेनर ले रखा है, ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें आपकी रिएक्शन हो रही है H2 प्लस I2 रिएक्ट टू फॉर्म 2HI, करेक्ट। सपोज करो इसकी वॉल्यूम क्या है? V है। सपोज करो इसकी वॉल्यूम V है, V वॉल्यूम मान ली मैंने। तो यहां पे मेरे पास क्या निकले? मोल्स निकले। तो टाइम t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या मैं कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूं? बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स कितने हैं? A के, सॉरी H2 के A माइनस एक्स, इतने बचे हैं ना, अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे B माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ ना, कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो गई, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हो गई। तो इसके मोल्स कितने हैं? 2x अपॉन वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। अब मुझे सपोज करो Kc लिखना है। क्या लिखना है? Kc लिखना है। तो मैं Kc कैसे लिख सकता हूं? HI की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू I2 की कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि जब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं तो मुझे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, इसलिए ही मैंने वॉल्यूम को डिवाइड करा, ठीक है। और मैंने ऐसे लिख दिया, तो यहां पे बस आप वैल्यू डाल दोगे। ये जो ये आया है, ये आया है, और ये जो ये आया है, इसकी आप वैल्यू डालोगे, आपके पास के इक्विलिब्रियम आ जाएगा।
करेक्ट। तो ये एक मैंने बहुत ही जनरल वे में आप लोगों को समझा के बताया है ना। अब देखो मैं आपको एक और ऐसे ही एग्जांपल बताता हूँ है ना, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सपोज करो हेबर्स प्रोसेस का हम लोग समझते हैं एक बार। ये सपोज करो N2, ठीक है, रिएक्शन बैलेंस लिखनी है हमको, 3H2 रिएक्ट टू फॉर्म 2NH3। करेक्ट। अगेन डेटा ऐसा ही लेते हैं, जैसे सपोज करो आपका टाइम t इक्वल्स टू 0 है, इसके A मोल्स हैं, इसके B मोल्स हैं, ठीक है, बहुत रैंडम डेटा, इसका कुछ भी नहीं है, बहुत जनरल डेटा लेके चल रहा है। कुछ समय के बाद क्या अचीव होगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। क्या होगा, x मतलब N2 के मोल्स कुछ रिएक्ट कर जाएंगे, बचेंगे, मान लो x मोल्स रिएक्ट करेंगे, मान लो x मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो बचेंगे कितने, A माइनस एक्स मोल्स लेफ्ट। करेक्ट। तो ये x क्या है, ये x है भैया जो मोल्स रिएक्ट करें, दिस इज मोल्स रिएक्टेड, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। और a आपके इनिशियल मोल्स थे, x मोल्स आपके रिएक्ट कर गए, तो a माइनस एक्स क्या हो गया आपका, जो बच गए मोल्स लेफ्ट। सही है। अब स्टोशियोमेट्री देखा करो, क्योंकि देखो मैंने पिछले बार भी स्टोशियोमेट्री देखी थी, अभी भी मैं स्टोशियोमेट्री देखूंगा। क्या देखूंगा स्टोशियोमेट्री में, अगर 1 मोल हाइड्रोजन का जाता है तो 3 मोल, सॉरी 1 मोल नाइट्रोजन का जाता है तो 3 मोल आपके हाइड्रोजन के लगते हैं। तो क्या यहां पे आपका x मोल्स नाइट्रोजन का गया है, हाँ या ना, तो हाइड्रोजन के कितने लगेंगे, 3 होना यार, कितने लगेंगे 3x, कितने रिएक्ट करेंगे 3x रिएक्ट करेंगे। तो B आप लेके आए थे, 3x इसमें से रिएक्ट कर गए, तो B माइनस 3x मोल्स लेफ्ट हो जाएंगे, हाँ या ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये जो है इस केस में अब क्या है, मोल्स रिएक्टेड, कि भैया रिएक्ट कितने करें हैं आपके 3x करें, क्योंकि यार अगर नाइट्रोजन के x कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के 3x करने ही पड़ेंगे, 1:3 में स्टोशियोमेट्री का रेशियो है। करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा, B माइनस 3x क्या हो जाएगा, जितने मोल्स लेफ्ट हैं। अब खुद सोचो NH3 कितना बनेगा, सोचो 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 सोचो। जब भैया 1 मोल नाइट्रोजन का आता था, 3 मोल हाइड्रोजन के आते थे, तो 2 मोल अमोनिया के बनते थे, है ना। जब x मोल्स रिएक्ट करे हैं नाइट्रोजन के, 3x मोल्स रिएक्ट करे हैं हाइड्रोजन के, तो ऑब्वियसली 2x मोल्स आपके NH3 के बनेंगे, 2x मोल्स बनेंगे, क्योंकि रेशियो क्या है 1:3:2, इतने मोल्स फॉर्म्ड। अब अगेन चाहो तो इसे कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको देखो के इक्विलिब्रियम लिखना है तो हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए या फिर पार्शियल प्रेशर चाहिए। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में कर रहे हैं, तो आपको टी इक्विलिब्रियम पे ही अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो क्या करोगे, A माइनस एक्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहेगी, है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा B माइनस 3x अपॉन वॉल्यूम, ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा 2x अपॉन वॉल्यूम, ये कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। अब कुछ नहीं, KC बोल रहा है तो कैसे लिखोगे, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन N2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब, बस इस तरीके से कर लो सॉल्व। अब तो वैल्यू डालनी है, फिर तो आ जाएगा ना, चलो, है ना। तो ऐसे तरीके से यार आप लोगों को चीजें करनी है। तो एक मैंने बहुत 2 एग्जाम्पल देखा कि बहुत जनरल आइडिया दिया है कि यार देखो इस तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा। अभी डरो नहीं कि यार ये x कैसे आएगा, ये सब क्वेश्चन में दे रखा होगा। A और B तो मैंने इनिशियली आपका मतलब बहुत ही जनरल वैल्यू ली है, A और B क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भैया इसके इनिशियल मूल्य इतने हैं, इसके इतने हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन कर लो। हाँ जी, ये है आपका पहला क्वेश्चन, एक बार खुद अटेम्प्ट करो, है ना, उसके बाद मैं तो हुई, है ना, मैं तो आपको करवाऊंगा ही, एक बार खुद करिए, तब तक सोचो कैसे होगा, सोचो क्या बोल रहा है। 4 moles of PCl5 dissociate at 760 Kelvin in a 2 liter flask. इक्वेशन दे रखी है, 0.8 मोल ऑफ Cl2 was present in the flask, the equilibrium constant would be। चलो सोचो, देखो यहाँ देखो पहले PCl5, पहले तो इक्वेशन लिख लो, देखो PCl3, हमेशा आप लोग इनिशियली मोल्स लेके चलिए, क्योंकि इनिशियली अगर कॉन्सेंट्रेशन ले लोगे ना तो यार थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आप लोग इनिशियली मोल्स ही लेके चलो। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मेरे को देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 4 मोल भैया इसके प्रेजेंट है, ठीक है। PCl3 और Cl2 के बारे में कुछ बोल रहा है कि इनिशियली, नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा है, इनिशियली कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो इसके हम लोग क्या मानते हुए चलेंगे, कुछ नहीं है भैया। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, कितने से, x से मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स मोल्स
बच जाएंगे, x रिएक्ट कर गए तो आपके 4 माइनस एक्स मोल्स लेफ्ट हो गए। ठीक है, अब अगर PCl5 का एक मोल टूटता है तो एक मोल PCl3 का बनता है, एक मोल Cl2 का बनता है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो अगर इसके x मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ये क्या था, ये तो था रिएक्टेड, x क्या था रिएक्टेड, कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, x कर रहे हैं, तो PCl3 का कितना बनेगा, x मोल ही बनेगा, 1:1 का रेशियो है ना। Cl2 का भी कितना बनेगा, x ही बनेगा। यही तो समझा रहे थे आपको इतनी देर से, सही है। अब देखो यहां तक आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा कि भैया इनिशियल मोल्स प्रोडक्ट के कुछ नहीं, फिर इनिशियल माइनस एक्स और स्टोशियोमेट्री के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स भी लिखने पड़ेंगे स्टोशियोमेट्री फॉलो करते हुए। ठीक है, अब जैसे तैसे करके वो आपको क्वेश्चन में हिंट देगा कि भैया x कैसे निकालना है, देगा हिंट देगा, बिल्कुल देगा। देखो दे रखी है 0.8 मोल ऑफ Cl2 वाज प्रेजेंट इन द फ्लास्क, मतलब जो Cl2 है उसका आपको बोल रहा है 0.8 मोल प्रेजेंट है, और हमारे हिसाब से कितने मोल प्रेजेंट है, x मोल प्रेजेंट है। तो क्या क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 0.8 है? बिल्कुल, जैसे तैसे करके वो x निकालने की हिंट देगा ही देगा आपको, पक्का बात है, देनी ही देनी है। तो अगर आपका, अब देख लो टाइम t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, टाइम t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम, या फिर इसको नीचे यहां लिखते हैं, चलो यहां लिखते हैं, यहां इक्वेशन लिखो वापस से, PCl5 गैस में ये क्या दे रहा है आपका, PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, ये 5 अजीब सा बन गया है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। ठीक है, ये रहा। अब देखो टाइम t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे इसमें 4 माइनस एक्स, और x की वैल्यू क्या है 0.8, तो क्या इधर आपके 3.2 मोल बचे हैं। हाँ, PCl3 क्या है, x ही है, तो इसके 0.8 मोल हैं, बिल्कुल हैं, और इसके कितने हैं 0.8 मोल। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मोल्स का रेशियो नहीं होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो होता है। तो आप यहां से कॉन्सेंट्रेशन पहले निकालोगे, अभी तो हमें मोल्स पता चले। तो देखो क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि भैया जो वॉल्यूम है ना वो 2 लीटर है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर दो, मोलैरिटी, तो क्या आ जाएगा 3.2 अपॉन 2, तो क्या आ गया ये 1.6 हो गई आपकी कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलैरिटी। ये क्या आ जाएगा 0.8 बाई 2 विच इज 0.4 कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे भी आ जाएगी आपकी 0.8 बाई 2 विच इज 0.4 कॉन्सेंट्रेशन। अब निकाल लो के इक्विलिब्रियम कैसे निकालोगे, PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन, सबकी स्टोशियोमेट्री 1। अब लेके चलो, वैल्यू डाल दो बस, 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 1.6, वैल्यू डाल दो, आ गया आंसर। काटापीटी करो, ये आएगा नीचे 10, 4 4 16 16 16 से कैंसिल, 1/10 मतलब 10 टू द पावर -1। आंसर क्या आ रहा है आपका, पहला ऑप्शन। तो हमेशा आपको देखो ये जो x वाला झंझट है ना, ये तो हमेशा ही आपको करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में जैसे तैसे करके हिंट देगा कि भैया x इस तरीके से निकाल सकते हो, निकालेंगे और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और फिर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे यार, फिर तो क्या दिक्कत है ना। और क्वेश्चन करो, एक दो तीन और क्वेश्चन करेंगे तो उससे हमें और आइडिया लगेगा। देखो क्या बोल रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बोल रहा हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट टू गिव 2x मोल्स ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनिशियल मोल्स दे रखे हैं हाइड्रोजन उसके, चलो पहले रिएक्शन लिखते हैं। क्या बोल रहा है कि भैया ये H2 है, रिएक्शन बैलेंस करते हुए लिखा करो है ना, ये I2 है, रिएक्ट्स टू फॉर्म 2HI गैसियस फेज में, करेक्ट। इसके आपके A मोल्स हैं, इसके आपके B मोल्स हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन के A मोल्स थे, आयोडीन के B मोल्स थे, रिएक्ट टू गिव, ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये आपके 2x मोल्स दे रहे हैं किसके, HI के एट इक्विलिब्रियम में। देखो अब देखो थोड़ा सा हमको टर्मिनोलॉजी चेंज करनी पड़ सकती है, A मोल्स B मोल्स और इसके तो कुछ नहीं रहेंगे। अब कुछ समय के बाद रिएक्टेंट कंज्यूम होना स्टार्ट करेंगे, तो आपको क्या बोलेगा, यहाँ पे क्या बोलेगा, A माइनस Y मोल्स हो गए, मान लो बच गए, है ना। देखो मैं x क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि x आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ नहीं यार y मान लेंगे। इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो I2 के भी कितने मोल कर रहे हैं रिएक्ट, 1 मोल। तो अगर इसके y मोल्स रिएक्ट करे हैं तो आयोडीन के भी कितने करेंगे, y, तो बच कितने जाएंगे, B माइनस Y मोल्स लेफ्ट हो जाएंगे, हाँ या ना। और HI कितना बन रहा था, ट्वाइस, तो इसके कितने बन जाएंगे, 2Y मोल्स फॉर्म्ड हो जाएंगे। अब आपको देखो हिंट देगा, क्या बोल रहा है, हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम में HI के मोल्स कितने हैं, 2Y,
और क्वेश्चन के हिसाब से कितने हैं 2x, तो सीधी सीधी बात है 2y और 2x क्या है सेम है, मतलब y और x क्या है सेम है, y और x क्या है सेम है। करेक्ट। क्या बोल रहा है टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम बता दो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बोल रहा है, ऐसे पूछता है ना कभी भी, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो आप सबके मोल्स ऐड कर दीजिए, मतलब मोल्स हाइड्रोजन के भी ऐड कर दो, आयोडीन के भी ऐड कर दो और HI के भी ऐड कर दो। तो देखो इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन के मोल्स कितने A माइनस वाई, सॉरी हाइड्रोजन के A माइनस वाई, आयोडीन के कितने हैं B माइनस वाई और आपके HI के कितने हैं 2y। तो देखो y y कैंसिल हो रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है A प्लस बी। तो टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हैं A प्लस बी, आंसर इज योर बॉम्बे, सॉरी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन करो, चलो ये क्वेश्चन करो, क्या बोल रहा है, when 1 mole of N2 and 1 mole of H2 is enclosed in a 3 liter vessel and the reaction is allowed to attain equilibrium. It is found that at equilibrium there is x moles of hydrogen. The number of moles of NH3 formed would be, x के टर्म्स में ही देना है हमें आंसर, बिल्कुल यार x के टर्म्स में ही दो है ना, x अननोन है क्वेश्चन में उसने दे रखा है, तो x के टर्म्स में ही आंसर जाएगा। हेबर्स प्रोसेस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर दो आपका 2NH3, बिल्कुल सही है। जो भी इनिशियली दे रखा है वो लिख दो, ये तो हमेशा ही करना पड़ेगा आपको। देखो 1 मोल इसका दे रखा है और मैं क्या बोल रहा हूँ मोल में ही लेके चलो, है ना, कॉन्सेंट्रेशन में इनिशियली मत लेके चलो, कॉन्सेंट्रेशन में तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देना आ जाएगी, मोल में ही लेके चलो। और इसका भी आपको 1 मोल दे रखा है, ठीक है, इसका कुछ नहीं दे रखा तो डैश लिख दो। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो इसमें से कुछ मोल, सपोज करो A मोल चले गया, तो A1 माइनस A मोल्स लेफ्ट हो गया, बच गया। ठीक है, इसका अगर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितने मोल्स रिएक्ट कर रहा है 3 मोल। इसका अगर A मोल रिएक्ट करा है तो इसका कितना करेगा 3A, और बच कितना जाएगा 1 माइनस 3A मोल लेफ्ट हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अगर 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 मोल्स किसके बनेंगे अमोनिया के, तो आपके यहां पे कितने मोल्स बन जाएंगे 2A मोल्स, सही है। उसका A रिएक्ट करा, उसका 3A रिएक्ट करा तो उसका 2A बनेगा, 2A मोल्स फॉर्म्ड, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या बोल रहा है, अब देखो, अब आपको इस A निकालने की हिंट देगा, जैसे तैसे करके हिंट देगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे भैया अभी तो आप x ले रहे थे, अब आप A ले रहे हो, तो मेरे शेर x नहीं ले सकता ना, क्वेश्चन में x दे रखा है मुझे, मैं भी x ले लूं, उसने भी x दे रखा है, तो निकालेंगे कैसे यार तो मैंने एक दूसरा अननोन मान लिया, A मान लिया, अब A निकालने के यहाँ पे वो हिंट देगा, क्या देगा, देखो, इट इज फाउंड दैट एट इक्विलिब्रियम देयर इज x मोल्स ऑफ H2, x मोल्स ऑफ H2, मतलब हमारे हिसाब से इक्विलिब्रियम पे H2 के मोल्स कितने हैं 1 माइनस 3 है, और क्वेश्चन के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है x है, तो क्या ये है 1 माइनस 3A इक्वल्स टू x, हाँ या ना। अब यहां से A निकाल लो, A कैसे आएगा, देखो 1 माइनस x अपॉन 3 क्या आ रहा है A आ गया, है ना। अब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड वुड बी, NH3 हमारे हिसाब से कितना बना है 2A बना है, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 हमारे हिसाब से कितना है 2A, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 3, ये आ गई आपकी वैल्यू, ये आ गई आपकी वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के 2A बनेंगे और A की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो टेंशन नहीं लेनी होती कि भैया ये A क्यों मान रहे हो, मानो बिंदास मानो, क्वेश्चन में ऐसा जुगाड़ बिठाएगा वो कि A अपने आप निकल के आएगा। क्लियर हुआ है, ये चीज आई है समझ में। अब चलो भैया एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन, अब ये प्रेशर पे क्वेश्चन है, तो सेम चीज आप प्रेशर पे भी अप्लाई कर सकते हो। जो मैं मोल्स पे अप्लाई कर रहा हूं ना, जो मैं कॉन्सेंट्रेशन पे अप्लाई कर रहा हूं, वो आप प्रेशर पे भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, इक्वेशन दे रखी है, इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। इक्वेशन दे रखी है XY2 गैस इज गिविंग यू XY प्लस Y, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2 इज 600 mmHg, मतलब टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका 600 mm है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कुछ समय के बाद, अच्छा इसमें कुछ नहीं दे रखा तो इनका कुछ नहीं लो, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो क्या XY2 कम होगा
अमाउंट में कम होगा ना, रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो अगर अमाउंट में कम होगा, उसकी तादाद कम होगी, तो वो प्रेशर भी कम लगाएगा, है ना। मान लो x टाइम से प्रेशर कम लगा रहा है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि इसका जो प्रेशर बचेगा वो 600 माइनस एक्स बचेगा, x से कम हो गया। अब अगर इसका 1 था तो यहां पे भी क्या था 1, यहां पे भी क्या था 1। तो अगर इसका x है तो यहां पे भी क्या होगा x, यहां पे भी क्या होगा x, लेकिन यूनिट क्या होगी mm ऑफ hg। यहां पे भी क्या होगा mm ऑफ hg और यहां पे भी क्या होगा mm ऑफ hg, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 800 mmHg। अब जैसे तैसे करके मैंने आपको क्या बोला है वो हिंट देगा कि यार x निकालो। क्या बोल रहा है, जो टोटल प्रेशर है ना इक्विलिब्रियम पे वो 800 mmHg है। तो टोटल प्रेशर यहां से मैं कैसे निकाल सकता हूं, टोटल प्रेशर में यहां से कैसे निकाल सकता हूं, सबके यार पार्शियल प्रेशर ऐड कर दो। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तो हमने पढ़ा है ना यार, सबके मैं पार्शियल प्रेशर ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल प्रेशर आ जाता है। मतलब प्रेशर ड्यू टू xy2 प्लस प्रेशर ड्यू टू xy प्लस प्रेशर ड्यू टू y। तो मतलब 600 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है टोटल प्रेशर की, 800 हमारे हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहां से जब आप x देखो, ये x x तो कैंसिल हो गया, तो ये आपका जो x निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 200 mm ऑफ hg। आई है बात समझ में, x निकल गया। अब आपसे क्या बोल रहा है, kp बोल रहा है। तो अगर x निकल गया है 200, तो मेरे को ये बताओ xy2 ये कितना हो जाएगा 600 माइनस 200, ये 400 हो जाएगा। ये आपका 200 हो गया और ये भी आपका 200 हो गया, करेक्ट। अब आपको केपी निकालना है, तो केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर एक्स वाई का, देखो सब में जो स्टोइचियोमेट्री है वो 1 है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई का अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई 2 का, करेक्ट। तो वैल्यू डाल दो 200 इंटू 200 अपॉन 400। तो काटा पीटी करो, ये 2 से गया, ये 100 से गया, तो वैल्यू कितनी आ रही है 100 mm ऑफ hg। 100 mm ऑफ hg आपकी वैल्यू आएगी, करेक्ट आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो जो चीज हम लोग मोल्स पे कर रहे थे वो बिंदास आप लोग अब प्रेशर पे भी करिए, कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। आइए बात समझ में, क्या इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी हैं।